students, welcome back to another session of our class 10th chemistry metal non-metals chapter. मेटल नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज रीड कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड कर चुके हैं, रिएक्टिविटीज आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज जो है मैंने आपको इस लेसन पे आने से पहले एक होमवर्क दिया था कि आप रिएक्टिविटी सीरीज का जो मेरा ट्रिक है, जो मेरा लेसन है, वो एक बार आप जरूर पढ़ के आएंगे। आई होप आपने वो एक बार जरूर देखा होगा। तो अब अपन शुरू करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या देखेंगे अपन इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, जब कोई मेटल है वो दूसरे मेटल के सोल्ट के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर मेटल M1 है, ये M2 जो मेटल है उसके सोल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देगा? क्लियर है क्या हुआ? जब कोई मेटल है वो दूसरे मेटल के सोल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें क्या देगा, क्या प्रोडक्ट जो बनेगा वो अपन देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज टॉपिक के अंदर। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर Fe था, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास CuSO4 था। क्या था? यहाँ पर मेरे पास Fe था और यहाँ पर मेरे पास CuSO4 था। अब मैं आपको कैसे, आप क्या देखेंगे इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें क्या होगा, Fe जो है वो SO मिल जाएगा हमें, FeSO4 प्लस में अपन को मिल जाएगा Cu अलग हो जाएगा और FeSO4 अपन को मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है? क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट लेसन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैं उसमें करवा चुकी हूँ। उसमें अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन थी उसमें अपन क्या करते थे, एक जो चीज थी, एक जो एलिमेंट था, दूसरे जो कंपाउंड था, दूसरा जो सब्सटेंस था, उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देता था और खुद उसकी जगह ले लेता था। उसको डिस्प्लेस कर देता था, खुद उसकी जगह ले लेता था। वैसे ही क्या किया, Fe ने CuSO4 के साथ रिएक्शन किया। CuSO4 रिएक्शन करने के बाद Fe ने क्या किया, FeSO4 अपन को यहाँ पे मिल गया, प्लस में अपन को कॉपर जो है वो अलग मिल गया है। प्लस में जो कॉपर है वो अलग मिल गया है। अब देखिए, CuSO4 का अपने पास ब्लू कलर का था, ठीक है, ब्लू कलर का था, और FeSO4 जो है वो अपन को मिल गया कलरलेस। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही अपन रिएक्शन शुरू की, पहले तो अपन ने देखा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। मान लीजिए अपने पास ये था कॉपर सल्फेट और ये था अपने पास कॉपर सल्फेट। क्लियर? अब इसकी रिएक्शन आपने करवा दी Fe के साथ। अब Fe के साथ रिएक्शन करवाने पर आप देखेंगे जो ये ब्लू सॉल्यूशन था ये बिल्कुल कलरलेस होता जा रहा है। ब्लू सॉल्यूशन था बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा और अपन को मिल जाएगा FeSO4 प्लस में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जो है प्रेसिपिटेट के रूप में अपन को मिल जाएगा कॉपर। प्रेसिपिटेट के रूप में अपन को क्या मिल जाएगा, कॉपर। तो ये थी अपने पास रिएक्शन किसकी, जब मेटल जो है वो दूसरे मेटल के सोल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो वो अपन को क्या देता है, ये रिएक्शन थी। ऐसी ही एक और रिएक्शन अपन देख सकते हैं, मैग्नीशियम जो है वो रिएक्शन करेगा अगर CuSO4 के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर अपन को मिल जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और अपन को Cu जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही एक थर्ड रिएक्शन और देख सकते हैं अपन यहाँ पर देख लिया Zn प्लस अपन ने कर दिया MgSO4 और यहाँ पर अपन को मिल गया ZnSO4 प्लस में जो Mg है वो अपन को लोनर मिल गया। Mg है जो लोनर मिल गया। यहाँ पर अपने पास दो जगह कॉपर लोनर थे, एक जगह अपन को Mg लोनर मिल गया। अब आपको कैसे पता चले कि आपको कौन सा जो सब्सटेंस है उसको लोनर देखना है और कौन सा जो एलिमेंट है उसको लोनर करना है और कौन सा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको करना है। अब इसी चीज का सॉल्यूशन जो है वो अपन को रिएक्टिविटी सीरीज से मिलता है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर है Fe ने डिस्प्लेस किया है Cu को, दैट मीन्स जो Fe है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है Cu से। क्लियर है क्या हुआ, अगर Fe ने डिस्प्लेस किया है Cu को, दैट मीन्स Fe की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। यहाँ पर Mg ने जो है डिस्प्लेस किया है Cu को, दैट मीन्स Mg की भी रिएक्टिविटी Cu से ज्यादा है। अब थर्ड जो रिएक्शन है इसमें Zn ने MgSO4 में से Mg को जो है डिस्प्लेस कर दिया है, दैट मीन्स जो Zn है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है Mg से। बस यही पर आकर अपन को रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो समझनी चाहिए। जो रिएक्टिविटी सीरीज है, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देगा तो आपको उसमें से अपने आप पता लगाना होगा, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज देख के उन दोनों कंपाउंड की रिएक्टिविटी सीरीज, उन दोनों कंपाउंड की रिएक्टिविटी नंबर को आप क्या है कंपैरिजन करेंगे और उस कंपैरिजन से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस होगा और कौन से एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो ये हो गई अपने पास रिएक्टिविटी सीरीज के लिए रिएक्शन कि अगर मेटल जो है वो किसी और मेटल के सोल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो होगी।
चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए ये एक्टिविटी सीरीज अपन क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है मेटल्स का, क्या रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का, वो अपन रीड करते हैं। देखिए मेटल्स आपको पता है जो है, मैंने आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाई थी मैंने आपको उसमें बता दिया था पीरियोडिक टेबल में क्या लोकेशन रहती है मेटल्स की। मेटल्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो राइट हैंड साइड रहते हैं, और बीच में एक जिगजैग लाइन होती है जिसे अपन मेटलॉइड जो है वो कह देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो मान लीजिए मेटल मैं लेना चाहूंगी, लिथियम ले लेती हूँ, सोडियम ले लेती हूँ, पोटेशियम ले लेती हूँ। लिथियम हमें 3 नंबर पे मिलता है, सोडियम 11 नंबर पे मिलता है, पोटेशियम हमें 19 नंबर पे मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास होगा 2 और 1। क्लियर। अब इसका हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास होगा 2, 8 और 1। ठीक है। और पोटेशियम इसका हमारे पास रहेगा 2, 8, 8 और 1। क्लियर है। तो क्या हुआ हमारे पास, अब इन तीनों जो है एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखेंगे क्या हो रहा है इन एग्जाम्पल्स में। इनमें जो वैलेंस शेल है, जो लास्ट शेल है, वो सब में क्या है 1, 1, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में 1, 1, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने पास है। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाहूंगी कि जिन भी मेटल्स के बाहरी जो शेल है उसमें 1, 2 और 3, जिन भी एलिमेंट्स के 1, 2 और 3 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो उन्हें अपन कह देंगे मेटल्स, उन्हें अपन कह देंगे मेटल्स। क्लियर है। कैसे कह देंगे, जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर मैग्नीशियम का लेके देखेंगे, मैग्नीशियम होता है हमारे पास 12 नंबर पे। ठीक है। तो 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 है लास्ट में, इट मीन्स इसको भी अपन ले लेते हैं मेटल के अंदर। तो किसको मेटल के अंदर अपन लेंगे, जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें अपन ले लेते हैं मेटल। क्लियर है। अब देखिए दूसरी चीज, अब देखिए अगर मान लीजिए ये जो हम हमेशा लेते हैं ऑक्टेट रूल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसे कंप्लीट करने की जो हर जो एलिमेंट है वो चाह रखता है, जिसके लिए वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। यानी कि अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्टेट पूरा कर रहा है तो वो अपने जरूर दे देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लेके वो ऑक्टेट पूरा कर रहा है तो वो भी वो कोशिश जरूर करेगा। यानी कि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, लूज करना पड़े इलेक्ट्रॉन या गेन करना पड़े, वो करता है। अब देखिए अब हर जो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 2 तो क्या है कि बहुत ही छोटा, सबसे छोटा शेल है तो ये जल्दी से फिल हो जाता है। मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका जो टम्मी है वो जल्दी से फिल हो जाता है, वो थोड़े खाने में उसका पेट भर जाता है। वैसे जो लिथियम में वो छोटा बच्चा है जिसके जो है जल्दी से पेट है फिल हो जाता है, जिससे क्या जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें फिल हो गए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे मैंने देखा कि अगर प्लस मैंने लगाया दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, 8, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रोटॉन जो है वो आपके पास रह जाएंगे। इसमें हमने कहा 3 प्रोटॉन हुए थे शुरू में, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 3। यहाँ पर अपने पास 8, 9, 10, 11। ठीक है। 11 जो है वो मेरे पास प्रोटॉन थे, 11 जो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ पर मेरे पास 19 जो है वो प्रोटॉन्स थे, और 19 जो है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने लूज कर दिया, दैट मीन्स प्रोटॉन मेरे पास यहाँ पे 3 रह गए, और इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे 2 रह गए। और यहाँ पे प्रोटॉन मेरे पास यहाँ पे 11 है, और इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे 10 रह गए। और यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो प्रोटॉन मेरे पास यहाँ पे 19 है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे पास यहाँ पर रह गए हैं 18। क्या हुआ मेरे पास, ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने आपको ये बोला है कि मैंने जो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, यहाँ पे इसका 3 होता है, यहाँ पे 11 होता है, यहाँ पे 19 होता है। जब ये आयोनिक नहीं थे, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, तो मैंने इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखा। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मैंने आपको ये बोला जो मेटल्स जो होते हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन स्टोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आप की जो वैलेंसी है तो श्योर जो है उसको सेव कर लेते हैं, ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, और वो है एक स्टेबल सब्सटेंस या स्टेबल एलिमेंट बन जाते हैं। यहाँ पे क्या किया, मेरे पास मैंने देखा कि 3 मेरे पास प्रोटॉन्स थे, 3 मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। जब मैंने आयन नहीं बनाया है तब
11 मेरे पास प्रोटॉन थे, 11 मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे, 19 मेरे पास प्रोटॉन थे और 19 मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे। अब जब मैंने इसको आयन बना दिया, प्लस प्लस चार्ज लगा दिया, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसका दे दिया। अब इसके पास मेरे पास प्रोटॉन तो 3 रह गए, पर इलेक्ट्रॉन मेरे पास 2 ही रह गए क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब यहाँ पे भी 11 और 10 का रेशियो रह गया और यहाँ पे भी 19 और 18 का रेशियो रह गया। अब सबसे ज्यादा चार्ज किसका रहा? प्लस चार्ज जो है वो जो बड़ा है, प्लस चार्ज ज्यादा आ रहा है, दैट मींस ये प्लस चार्ज का होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 11 है तो दैट मींस ये प्लस चार्ज का होगा और यहाँ पे भी 19 है, यानी कि एक प्लस चार्ज तीनों में ज्यादा है। तीनों में प्लस चार्ज 2 है तो 3 है, 10 है तो 11 है, 18 है तो 19 है। एक प्लस चार्ज सब में ज्यादा है, दैट मींस मेटल्स जो है वो +1 जो है वैलेंस शेल दिखा रहे हैं, इनकी वैलेंसी जो है इनकी +1 कराएगी एल्कालाइन मेटल्स की। एल्कालाइन मेटल्स, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स दोनों जो हैं उनके बारे में अपना बात कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और जो उसके पॉइंट्स है वो रीड करवाती हूँ। कॉपी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्या लेंगे अपन लेंगे नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है। मान लीजिए मेरे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो अपने पास आता है 7 नंबर पे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 और 5। क्या रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 5। अब जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन लेके, यानी कि अगर इसमें 5 है, लास्ट में 5, 6 और 7 है ना। 5 है तो लास्ट वाले ब्लॉक में कितने, लास्ट वाले जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 5 है और हमें और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, जिससे क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 7। अब पूरा करने के लिए किसी से क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले लेगा, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो यहाँ पर अपने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब साथ ही हमारे पास प्रोटॉन थे, साथ ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो दैट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो गया। तो नाइट्रोजन पे अपन कौन सा चार्ज लगा देंगे? माइनस कितना? 3। ठीक है, क्या चार्ज लगा दिया आपने? -3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये था अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? मेटल्स का, सॉरी नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स का और मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। इनमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैसे इसमें जो है बैलेंस बना के रखता है वो सब अपन पढ़ चुके हैं। चलिए अब अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रॉपर्टीज। कुछ और प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर प्रॉपर्टीज अपन रीड करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो अपन रीड करने जा रहे हैं उसमें उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्यों होती है और केरोसिन एंड पेट्रोल में क्यों नहीं होती है। अब आपको पता है आयनिक कंपाउंड अगर हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास NaCl है, तो Na+ हमारे पास है, Cl- हमारे पास है। अब मैंने इसको अंदर क्या किया है? मैंने इसको वाटर के अंदर डाल दिया है, तो क्या होगा? वाटर भी जो है वो आयोनिक है, या प्लस चार्ज का है, ये माइनस चार्ज का है, तो वो उसके अपोजिट जो है, मान लीजिए वो इसके साथ HCl के साथ बना लेगा और ये इसके साथ बना लेगा, तो इस मीन्स वो अपोजिट चार्ज के पास जाएगा और दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी, दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बन जाएंगे दैट, जिसके कारण जो है ये सॉल्युबल होता है वाटर में। जबकि केरोसिन में और पेट्रोल में जो है ये वो सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर बॉन्डिंग होती नहीं है, उनके अंदर चार्ज नहीं होता, वो आयोनिक नहीं होते। और H2 है जो आयोनिक होता है, जिससे कि इसमें सॉल्युबिलिटी होती है। सेकंड जो मेरे पास चीज आती है वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन है जो मेटल्स जो है वो सॉलिड जब होते हैं तब वो ये नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सॉलिड होंगे तो मूव ही नहीं कर पाएंगे पार्टिकल्स, और मूव नहीं कर पाएंगे तो बॉन्डिंग कैसे बना पाएंगे, है ना। बॉन्डिंग ही नहीं बना पाएंगे, मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जो है वो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगर वो मोल्टन स्टेज में है, इट मीन्स अपन उसको कुछ हीट दे दी है और वो पिघलने लगा है, मेल्ट होने लगा है, और वो उसकी जो है प्लस चार्ज जो माइनस चार्ज जो है वो दोनों मूव होने लगे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे हैं। तो आपको क्या चीज यहाँ पे याद रखनी है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो आप कह देंगे यहाँ पे नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन। अगर वो मोल्टन स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा। तो ठीक है, अगर लिक्विड स्टेट में है दैट मीन्स वहां पे जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा, और अगर मोल्टन स्टेट में है वहां पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होगा। और अगर सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में होगी, जबकि केरोसिन और
जो पेट्रोल है उसमें नहीं होगी, क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल जो उनमें चार्ज नहीं होता, वो चार्ज सेपरेशन उसमें नहीं हो सकता। और वाटर जो है उसमें चार्ज सेपरेशन हो सकता है, इसलिए वो जो है अपोजिट चार्ज के जो एलिमेंट्स हैं, अपोजिट चार्ज के जो आयंस हैं, उनके साथ वो बॉन्डिंग कर लेगा, और बॉन्डिंग करने के बाद वो है जो है नया जो सब्सटेंस है वो हमें दे देगा। इसलिए वो वाटर में सोल्यूबल होता है, और जबकि केरोसिन और पेट्रोल में सोल्यूबल नहीं होता है। और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है मूव नहीं कर पाते। वैसे ही अगर हम उसे सॉलिड स्टेट के जो मेटल है उसे हीट देंगे और वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, या फिर उसको कह दीजिए वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स है जो वो मूव कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड्स की। रिएक्टिविटी सीरीज की कुछ रिएक्शंस अपन ने पढ़ी, प्लस में अपने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्लस में आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा मेटल्स का और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है, क्या इन पे चार्ज होते हैं। इतना अपन ने इस लेसन में पढ़ लिया है। यहाँ अपना चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स जो है वो खत्म होता है। इसके बाद अगर मैं कोई आपके लिए इस चैप्टर की अगर कोई मैं आपके लिए लेसन लेके आऊंगी तो वो होगा हमारे पास क्विज का लेसन, या तो मैं सिर्फ क्विज का पूछ पाऊंगी, या फिर अगर एनसीईआरटी की कोई लाइन या कोई वर्ड रह जाता है वो मैं आपको क्लियर करके नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा, चाहे वो 10 मिनट का ही हो चाहे 5 मिनट का ही हो, मैं जरूर लेके आऊंगी, ताकि आपका ये लेसन जो है पूरी तरीके से एनसीईआरटी के बेस पर ही और या फिर क्वेश्चंस के बेस पर बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से जो वो आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाए, कंप्लीटली आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको वापस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।